नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन (SOCE) मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स MA इन रूरल डेवलपमेंट मर्द हिंदी MRD 002 ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्य ब्लॉक 1 स्वैच्छिकवाद राज्य और समाज यूनिट 1 स्वैच्छिकवाद सैद्धांतिक मुद्दे 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य आपको स्वैच्छिकवाद वॉलंटरिज्म के सैद्धांतिक आधारों और अनिवार्य सिद्धांतों से अवगत कराना है। हम आपको पश्चिमी दार्शनिक परंपराओं में मौजूद स्वैच्छिकवाद की मूलभूत मान्यताओं के बारे में बताएंगे। बाद में हम क्रिया के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एक्शन में स्वैच्छिकवाद के आविर्भाव का भी वर्णन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप स्वैच्छिकवाद के तत्व और अर्थ को समझ सकेंगे। स्वैच्छिकवाद की सैद्धांतिक मान्यताओं का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। पश्चिमी दार्शनिक परंपराओं में स्वैच्छिकवाद की उत्पत्तियों, आधार और विशेषताओं का पता लगा सकेंगे। शोपेनहावर के स्वैच्छिकवाद के सामान्यकृत रूप की व्याख्या कर सकेंगे। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा में निहित स्वैच्छिकवाद के क्रियाकलाप प्रैक्सिस के लिए क्षमता को पहचान सकेंगे। नीत्शे की शक्ति अथवा सत्ता की इच्छा विल टू पावर में स्वैच्छिकवाद पर नियंत्रणों का आकलन कर सकेंगे। क्रिया के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में स्वैच्छिकवाद के आविर्भाव को पहचान सकेंगे। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को स्पष्ट कर सकेंगे और टालकॉट पार्सन्स के क्रिया के स्वैच्छिकवादी सिद्धांत का वर्णन कर सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना स्वैच्छिकवाद का सामाजिक चिंतन पश्चिमी दर्शन का प्रतिफल है। स्वैच्छिकवाद की उन दार्शनिक परंपराओं से उत्पत्ति हुई जिसमें मानव इच्छा को व्यक्तिगत संवेगों, भावनाओं, विचारों और क्रियाओं का एकमात्र स्रोत माना गया है। आरंभ में इच्छा के अस्तित्व की पूर्व कल्पना की गई है और बाद में इसे हमारे अस्तित्व की मौजूदगी और परिवेश की यथार्थता के बारे में जानकारी और जागरूकता का स्रोत माना गया है। मानव इच्छा को जानकारी की बुनियादी प्रकृति और कारण तथा क्रिया के माध्यम से पूर्ण भौतिक और अभौतिक विश्व की अनुभूति समझा गया है। इस प्रकार की दार्शनिक परंपराओं में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जड़ें निहित है जो समाज में वास्तविक जीवन परिस्थितियों में स्वैच्छिकवाद के व्यावहारिक अभिव्यक्तियों पर बल देती है। सामाजिक क्रिया के इन सिद्धांतों के पीछे मूलभूत मान्यता यह है कि व्यक्ति सजग चिंतन और स्वजागरूकता के संबंध में सक्षम होता है। व्यक्तिगत क्रिया न केवल बाह्य उद्दीपकों की प्रतिक्रिया ही नहीं है, बल्कि यह उन सजग अर्थों, उद्देश्यों, व्याख्याओं और पसंदों का परिणाम है जिन्हें स्वतंत्र इच्छा फ्री विल की व्यक्ति की अभिव्यक्ति द्वारा एक परिस्थिति में लाया गया है। यह स्वैच्छिक दृष्टिकोण जो स्वतंत्र इच्छा और बाद में व्यक्ति की स्वैच्छिक क्रियाओं की भूमिका को प्रमुख महत्व देता है, उसे क्रिया के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के निर्माण में अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। आरंभ में आप स्वैच्छिकवाद के अर्थ, तत्व और परिभाषात्मक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हॉब्स की विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक अस्तित्व की आदर्श अवस्था स्वैच्छिकवाद के कार्यान्वित होने के लिए व्यापक कार्यक्षेत्र और क्षमता प्रदान करती है। तथापि केंद्रीकृत सर्वसत्तावादी राज्य सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेरियन स्टेट को मानते हुए हॉब्स ने स्वैच्छिकवाद की वास्तविक अभिव्यक्ति के लिए सैद्धांतिक कार्यक्षेत्र को कम कर दिया। इसके बाद आप यह अध्ययन करेंगे कि आर्थर शोपेनहावर का दर्शन विचारधारा स्वैच्छिकवाद का एक अत्यधिक सामान्यकृत रूप है जिसमें वास्तविकता का एकमात्र स्रोत इच्छा की प्रकृति को माना जाता है। शोपेनहावर ने मानव इच्छा को व्यक्तिगत संकल्पों, भावनाओं, इच्छाओं और अनुवर्ती क्रियाओं का स्रोत माना। शोपेनहावर का दर्शन स्वैच्छिकवाद की वास्तविक भावना को अभिव्यक्त करता है और इसमें समाज में स्वैच्छिकवाद के अस्तित्व और अभिव्यक्ति का असीमित अवसर और क्षमता मौजूद है। इसके बाद हम मानव इच्छा की कुछ और दार्शनिक व्याख्याओं तथा स्वैच्छिकवाद के अनुवर्ती क्रियाकलापों पर चर्चा करेंगे। रूसो के दर्शन का विशिष्ट महत्व है।
जिसकी आधुनिक समाज में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में स्वैच्छिकवाद के क्रियाकलापों के लिए असीम क्षमता और असीमित संभावनाएं हैं। रूसो के बिल्कुल विपरीत शक्ति की इच्छा, विल टू पावर, की नीशे की अवधारणा है, जिसमें स्वैच्छिकवाद के आक्रामक क्रियाकलापों के लिए क्षमता है। नीशे की शक्ति की इच्छा सर्वसत्तावादी संरचनाओं का निर्माण करने के लिए उपयुक्त है, और ये संरचनाएं स्वैच्छिकवाद की वास्तविक अभिव्यक्ति के प्रतिकूल हैं। इसके पश्चात आप अचेतन मस्तिष्क की रचना के बारे में फ्रायड द्वारा दी गई जानकारी के बारे में जानेंगे, जो व्यापक रूप से मनोविश्लेषण के क्षेत्र में आता है। इस स्तर पर आप पाएंगे कि दार्शनिक क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए आगे हमने क्रिया के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के क्षेत्र पर चर्चा की है। आप यह भी जानेंगे कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण धारा समाज में स्वैच्छिकवाद की व्यावहारिक अभिव्यक्ति पर बल देती है। यह विशेष रूप से समाज में व्यक्ति का अध्ययन करती है। ये सामाजिक सिद्धांत मूल मान्यताओं पर निर्भर करते हैं कि चिंतनशील और जागरूक नागरिक समाज के सर्जक हैं, क्योंकि वे समाज में सामाजिक रूप से सार्थक ढंग से क्रिया और अंतःक्रिया अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार करते हैं। इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक कर्ता, सोशल एक्टर, पर होता है, अर्थात सामाजिक संबंधों में व्यक्ति की विलक्षणता पर होता है। दो विचारणीय और उत्कृष्ट क्रिया के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिनमें स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत स्वैच्छिक क्रियाओं की भूमिका पर बल दिया गया है, वे मैक्स वेबर और टालकॉट पार्सन्स के सिद्धांत हैं। इस प्रकार अंत में हम आपको मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, और पार्सन्स के क्रिया के स्वैच्छिकवादी सिद्धांत, वॉलंटरिस्टिक थ्योरी ऑफ एक्शन, के बारे में समझाएंगे। इन दोनों सिद्धांतों में निहित सैद्धांतिक मुद्दे स्वैच्छिकवाद की अभिव्यक्ति के वास्तविक आधार और समाज में स्वैच्छिक क्रिया के रूप को समझने में सहायता करेंगे। 1.2 स्वैच्छिकवाद के मौलिक पहलू। इस भाग में हम आपको स्वैच्छिकवाद के अर्थ, तत्व और परिभाषात्मक पहलुओं के बारे में बताएंगे। हम आपको मानवजाति के प्राकृतिक अस्तित्व की आदर्श अवस्था के हॉब्स के दर्शन, विचारधारा की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित हॉब्स ने जीवन, अस्तित्व की प्राकृतिक दशाओं में सभी प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वाधीनता और कार्य के विकल्प की कल्पना की थी। इस प्रकार की विचारधारा ने स्वैच्छिकवाद के कार्यान्वयन होने के लिए व्यापक कार्यक्षेत्र और क्षमता पर विचार किया। इसके अतिरिक्त आप यह भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आक्रमण अर्थात सभी का सभी से युद्ध, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, की प्राकृतिक समस्या पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीकृत सर्वसत्तावादी राज्य को मानते हुए हॉब्स ने शुद्ध सैद्धांतिक अर्थ में स्वैच्छिकवाद की वास्तविक भावना को अवरुद्ध कर दिया। 1 फरवरी 2001 अर्थ और तत्व, स्वैच्छिकवाद के आधुनिक रूप के मूलभूत सिद्धांत पश्चिमी दर्शन के परिणाम है। स्वैच्छिकवाद का तत्व यह है कि व्यक्ति की क्रियाएं अपने संकल्पों, इच्छाओं, भावनाओं और विकल्पों से साकार होनी चाहिए। व्यक्ति के पास स्वतंत्रता और स्वतंत्र क्रिया का विकल्प होना चाहिए। लोगों में लक्ष्य प्राप्त करने की सृजनात्मक प्रेरणाएं होनी चाहिए तथा ये तभी कार्यान्वित हो सकती हैं यदि लोगों को समाज में विचार और क्रिया की स्वतंत्रता है। इसमें यहाँ मूलभूत दार्शनिक मान्यता यह है कि मानव इच्छा व्यक्ति के विचार, भावनाओं और संवेगों का स्रोत है। सभी क्रियाएं मूल रूप से मानव की स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति से उत्पन्न होती है। अतः स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति द्वारा प्रोत्साहित केवल लोगों की क्रियाएं ही मानवोचित विश्व की रचना कर सकती हैं। सामाजिक उद्गम लोगों के संघर्षों और प्रयासों का परिणाम है। मानवजाति का इतिहास मूल रूप से समाज में लोगों की संचित क्रियाओं का कोश है। सामाजिक क्रियाएं जो स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति में निहित हैं, वे स्वैच्छिकवाद की समृद्धि में योगदान करती हैं और समाज में लोकतांत्रिक और प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन लाती है।
स्वैच्छिकवाद सामाजिक जीवन के बारे में किसी भी प्रकार के नीतिवादी और यांत्रिक भौतिक चिंतन के विपरीत है। सामाजिक नियंत्रण और कठोर नियम, नौकरशाही अथवा सर्वसत्तावादी संरचनाओं की विशेषताएं स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति को दबा देते हैं और इस प्रकार स्वैच्छिकवाद का अस्तित्व दबाव में आ जाता है। ऐसी सामाजिक स्थितियां लोगों को अपनी क्रियाओं से अलग थलग कर देती हैं। न तो वे अपनी क्रियाओं को समझ पाते हैं और न ही वे इनके परिणामों से अवगत हो पाते हैं। वे केवल सामाजिक जीवन के मूक दर्शक बन जाते हैं। अतः किसी बाहरी एजेंसी, उदाहरण के लिए राज्य, द्वारा आरंभ और निर्देशित किए गए सामाजिक कार्य लोगों की स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति को दबा देते हैं और स्वैच्छिकवाद के विकास को सीमित कर देते हैं। इसका परिणाम होता है यथास्थिति का बने रहना अथवा ऐसा सामाजिक परिवर्तन लाना जो स्वाभाविक रूप से प्रतिगामी हो सकता है। 1 फरवरी 2002 परिभाषात्मक पहलू, स्वैच्छिकवाद, लैटिन शब्द वॉलंटास इच्छा, आकांक्षा, वह सिद्धांत है जो इच्छा को व्यक्तिगत भावनाओं, संवेगों, विचारों और क्रियाओं के मौलिक आधार के रूप में मानता है। आधुनिक चिंतन की फोंटाना शब्दकोश में स्वैच्छिकवाद का अर्थ है कि कोई भी सिद्धांत जो मानसिक जीवन में विशेषकर चिंतन और ज्ञान की खोज अथवा आचरण के बारे में निर्णयों में इच्छा की भूमिका पर बल देता है। मानव के व्यवहार के विषय में ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों में स्वैच्छिकवाद निर्णय निर्धारण में व्यक्तिगत विकल्प पर बल देता है, जो इसे पूरी तरह बाहरी दशाओं द्वारा निर्धारित नहीं मानता है। यह मानव व्यवहार के नीतिवादी मॉडल के विपरीत खड़ा है, जो इच्छा और स्वैच्छिक क्रिया को व्यक्तिगत अनुभव में तथा समाज में कारणात्मक कारकों के रूप में शामिल नहीं करता है। स्वैच्छिकवाद का मानना है कि व्यक्ति का चिंतन, भावनाओं और संवेगों का स्रोत मानव इच्छा में निहित है। बाद में इस प्रकार का विचार और भावनाएं जो स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति की क्रियाओं को निरूपित करती हैं। आरंभ में इच्छा का अस्तित्व पूर्व कल्पित होता है और बाद में इसे हमारे अस्तित्व और समीपवर्ती अथवा परिवेशी वास्तविकता के बारे में हमारी जानकारी और जागरूकता का स्रोत माना जाता है। मानव इच्छा को बुनियादी प्रकृति और जानकारी का कारण माना जाता है और क्रिया के माध्यम से पूर्ण भौतिक और अभौतिक सृष्टि का बोध होता है। 1 फरवरी 2003 हॉब्स की अस्तित्व की प्राकृतिक अवस्था, थॉमस हॉब्स 1588 से 1679 ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियथन में आरंभिक मानव विकास का मॉडल प्रस्तुत किया और लगभग सभी अनुवर्ती पश्चिमी राजनीतिक दर्शन, विचारधारा के लिए कार्यावली निर्धारित की। उन्होंने प्रकृति की एक आदर्श अवस्था का वर्णन किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक संसाधन पर समान अधिकार था। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र था। तथापि अस्तित्व, जीवन की प्राकृतिक दशा में हो सकता है कुछ व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, परंतु कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली अथवा फुर्तीला नहीं हो सकता था कि वह हिंसक मृत्यु के खतरों से बच सके। इस प्रकार की हिंसक मृत्यु की आशंका को देखते हुए व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार था। इस प्रकार हॉब्स के लिए व्यक्तिगत अधिकार आत्मरक्षा की आवश्यकता से उत्पन्न हुए थे। एक अब संसाधनों को प्राप्त करने और आत्मरक्षा की आवश्यकता के लिए सतत संघर्ष मानव जाति की प्राकृतिक दशाओं में सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की स्थिति सृजित होगी। परंतु आक्रमण और युद्ध की यह निरंतर दशा मानव के सर्वोत्तम हित में नहीं थी। आक्रमण की इस समस्या के समाधान के तौर पर हॉब्स ने केंद्रीकृत सर्वसत्तावादी राज्य के सृजन का विचार प्रस्तुत किया, जिसे उसने लेवियथन कहा। हॉब्स के अनुसार राज्य की सत्ता से कुछ संरक्षण प्राप्त करने के लिए लोग सौदेबाजी में अपने काफी प्राकृतिक अधिकारों को त्याग देंगे। हिंसक मृत्यु के प्रति सुरक्षा के लिए निरंकुश अधिकारों को त्याग कर लोग सामाजिक अनुबंध करेंगे। इस प्रकार सामाजिक अनुबंध करके वे शांतिपूर्ण समाजों की रचना करेंगे। हॉब्स के लिए प्रकृति की आदर्श दशा में
समाज केवल एक व्यापक जनसमूह था जो अत्यंत शक्तिशाली सत्ता के नीचे रह रहा होता है। निरंकुश सत्ता अर्थात लेवियथन राज्य, चाहे सम्राट, अभिजात वर्ग अथवा लोकतंत्र, सार्वभौम है जो आंतरिक शांति और सामान्य रक्षा को सुनिश्चित करेगा। निस्संदेह, हॉब्स ने अत्यंत सत्तावादी लेवियथन राज्य को प्रतिपादित किया, परंतु उसने उसके नीचे समाज में लोगों को स्वतंत्रता, स्वाधीनता और व्यवहार अथवा क्रिया का विकल्प प्रदान किया। संप्रभु, राजा, को हिंसा और जोर जबरदस्ती, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने वाले लोगों के साथ तथा राज्य की एकता से जुड़े मामलों से निपटते समय कठोर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संप्रभु को आम जनता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और समाज में व्यक्ति जो भी कुछ करे उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। उपर्युक्त चर्चा से यह पर्याप्त स्पष्ट हो जाता है कि हॉब्स ने लोगों को समाज में उनके प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर उन्हें सभी प्रकार की स्वतंत्रता, स्वाधीनता, व्यवहार और कार्य के विकल्प प्रदान किए। इस इकाई के आरंभ में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि स्वैच्छिकवाद का अर्थ है कि लोगों को अपने संकल्पों, इच्छाओं, भावनाओं अथवा उन्हें उपलब्ध विकल्पों के अनुसार अपनी क्रियाओं को निरूपित करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार हॉब्स के दर्शन में स्वैच्छिकवाद से जुड़ी सभी प्रकार की पहलों के अभ्युदय और समृद्धि के लिए व्यापक संभावना और गुंजाइश है। परंतु साथ ही उन्होंने राज्य की आवश्यकता की संकल्पना की जिसमें कोई भी शक्ति संप्रभु से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि पहले देखा गया है कि कोई भी सत्तावादी ढांचा लोगों की स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति का दमन करता है और स्वैच्छिकवाद के उद्देश्य को दबाता है। इस प्रकार सत्तावादी राज्य को मानकर और व्यक्तियों के निरंकुश प्राकृतिक अधिकारों को कम करने वाला हॉब्स का दर्शन शुद्ध सैद्धांतिक अर्थ में स्वैच्छिकवाद की वास्तविक भावना को अवरुद्ध अथवा कम करता है। 1.3 शोपनहॉर स्वैच्छिकवाद का सामान्यकृत रूप। इस भाग में हम स्वैच्छिकवाद के वास्तविक दार्शनिक आधारों की चर्चा करेंगे। आर्थर शोपनहॉर के दर्शन को स्वैच्छिकवाद का एक उच्च सामान्यकृत रूप माना जाता है, जिसमें वास्तविकता के अंतिम स्रोत को इच्छा की प्रकृति, स्वरूप समझा जाता है। तथापि शोपनहॉर के दर्शन का आरंभिक बिंदु कंत का वास्तविकता संबंधी ज्ञान था। इस भाग के आरंभ में हम आपको कंत का अव्यक्त तत्व, नॉमिनन, और प्रत्यक्ष घटना, फेनोमेनन, की जानकारी के बारे में बताएंगे। बाद में हम आपको यह जानकारी भी देंगे कि किस प्रकार शोपनहॉर ने कंत के अव्यक्त तत्व को अनुरूप बनाया और इसे इच्छा के साथ संबद्ध किया। हम यह चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार शोपनहॉर ने इच्छा को व्यक्तिगत संकल्पों, संवेगों, भावनाओं, इच्छाओं और अनुवर्ती कार्यों का स्रोत माना। उनका दर्शन स्वैच्छिकवाद की सत्य भावना को अभिव्यक्त करता है और समाज में स्वैच्छिकवाद के अस्तित्व और विस्तार के लिए असीमित अवसर और क्षमता मौजूद है। 1 मार्च 2001 कंत के अव्यक्त तत्व और प्रत्यक्ष घटना की व्याख्या जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कंत ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में ब्रह्मांड, यूनिवर्स, को अव्यक्त तत्व, नॉमिनन, और प्रत्यक्ष घटना, फेनोमेनन, में विभाजित माना है। उन्होंने अव्यक्त तत्व को वास्तव में विद्यमान अंग, एग्जिस्टिंग एंटिटी, अर्थात स्वयं में वस्तु, थिंग इन इटसेल्फ, डिंग एन सिश, स्वीकार किया है। अव्यक्त तत्व वास्तविकता है जो बाहरी विश्व के हमारे संवेदी और मानसिक निरूपण का आधार है। अव्यक्त तत्व अथवा स्वयं में वस्तुएं, जर्मन भाषा में डिंगेन सिश, का अर्थ उन वस्तुओं से है जो शारीरिक और हमारे स्वयं की मानसिक स्थितियों दोनों के हमारे अनुभव के मूल में विद्यमान रहती है। कंत का मानना था कि प्रत्यक्ष बोध के तात्कालिक पदार्थ अंशतः बाहरी वस्तुओं के कारण और अंशतः हमारे अपने बोधात्मक साधनों के कारण होते हैं। कंत के लिए बाहरी वास्तविकता के संवेदी और मानसिक निरूपण मात्र प्रत्यक्ष घटनाएं होती है। बर्ट्रेड रसल ने अपनी पुस्तक के हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफी में लिखा है कि प्रत्यक्ष बोध में जो कुछ दिखाई देता है, जिसे कंत प्रत्यक्ष घटना कहते हैं, जो 2 भागों से बनी है। एक पदार्थ के कारण जिसे वह संवेदन, सेंसेशन, कहते हैं, और दूसरी वह जो हमारे व्यक्तिपरक साधनों के कारण है, जिसे वह कहते हैं
कि इसकी वजह से विविधता हो जाती है जो कुछ संबंधों में व्यवस्थित होती है। इस भाग को वह प्रत्यक्ष घटना का रूप फॉर्म कहते हैं। यह स्वयं संवेदन नहीं होती है और इसीलिए परिवेश की अप्रत्याशित घटना पर भी यह आश्रित नहीं है। यह सदैव एक समान ही है क्योंकि इसे हम अपने में धारण करते हैं और यह इस अर्थ में पूर्वसिद्ध अप्रायोरी है कि यह अनुभव पर निर्भर नहीं है। संवेदनशीलता का शुद्ध रूप शुद्ध अंतर्ज्ञान अथवा अंतर्दृष्टि प्योर इंट्यूइशन एंशोंग जर्मन भाषा में कहलाता है। ऐसे दो रूप हैं, स्थान स्पेस और समय टाइम, एक बाहरी अर्थ के लिए और दूसरा आंतरिक अर्थ के लिए। कंत का मानना था कि नैतिक कानून का अध्ययन हमें प्रत्यक्ष घटना के पीछे ले जा सकता है और हमें यह ज्ञान दे सकता है जिसे हमारा ज्ञान बोध इंद्रिया ग्रहण कर पाने में असमर्थ होता है। कंत के लिए नैतिक कानून अनिवार्य रूप से इच्छा से संबंधित है। कंत ने देखा कि एक अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति अर्थात सज्जन और दुर्जन में अंतर स्वयं वस्तुओं के विश्व में बुनियादी अंतर से है और संकल्पों के प्रति अंतर से भी है। आता कंत के अनुसार संकल्पों को वास्तविक विश्व अर्थात अव्यक्त तत्व से संबंधित होना जरूरी है। संकल्पों का प्रत्यक्ष घटना की दुनिया से कोई संबंध नहीं है, अर्थात बाहरी वास्तविकता का हमारे संवेदी और मानसिक निरूपणों से कोई संबंध नहीं है। 1.3.2 आर्थर शोपेनहॉर, मानव इच्छा और स्वैच्छिकवाद। आर्थर शोपेनहॉर 1788 से 1860 भी एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन में माना कि पदार्थों के संसार में रहने वाले मानव अनिवार्य रूप से इच्छाओं के दायरे में रह रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कंत का अव्यक्त तत्व मूल रूप से वही था जो हम में है, जिसे हम इच्छा कहते हैं। उन्होंने अपने में वस्तुओं थिंग्स इन इटसेल्फ को ज्यों की त्यों मान्यता दी और इसे इच्छा के समान पहचान दी। शोपेनहॉर की प्रणाली मूल रूप से कंत के दर्शन विचारधारा का परिवर्तित रूप है। उनका तर्क था कि बाहरी पदार्थों जिन्हें प्रत्यक्ष घटनाएं कहा जाता है और अपने में वस्तु अव्यक्त तत्व में एक महत्वपूर्ण विलोपन अर्थात कुछ अनुपस्थित है। यह विलोपन हमारा शरीर ही है। वास्तव में एक भौतिक पदार्थ के रूप में मानव शरीर को हम इंद्रिय बोध सेंस परसेप्शन द्वारा जानी गई अन्य ज्ञात वस्तु की अपेक्षा अधिक निकटता से जानते हैं। इस प्रकार शोपेनहॉर का मानना था कि मेरे शरीर का इंद्रिय बोध जो प्रतीत होता है वह वास्तव में मेरी इच्छा है। संकल्प के अनुरूप प्रत्यक्ष घटना एक शारीरिक संचलन अर्थात गति है, इसलिए उनके अनुसार शरीर एक ऐसा सादृश्य है जिसकी यथार्थता इच्छा है। शोपेनहॉर का तर्क था कि मानव शरीर की सीमाएं होती है और वे स्थान घेरती हैं और कुछ विशेषताएं उसी प्रकार प्रदर्शित करती हैं जिस प्रकार अन्य भौतिक पदार्थ प्रदर्शित करते हैं। इस अर्थ में मानव शरीर अन्य भौतिक पदार्थों की भांति है जिन्हें हम केवल अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, अर्थात जिसे केवल एक प्रत्यक्ष घटना का रूप माना जाता है। हमारी चेतना कॉन्शियसनेस इस प्रकार एक भौतिक शरीर पदार्थ में निवास करती है, परंतु यह चेतना हमारे शरीर के अनुरूप नहीं होती। इस अंतर का स्पष्ट करने के लिए शोपेनहॉर ने कहा कि हमारी गति मोशन स्वैच्छिक है। हमें सामान्य तौर पर किसी निश्चित समय में अपने अंगों जैसे फेफड़ों हृदय जिगर गुर्दों आदि की कार्यप्रणाली के बारे में न तो कोई जानकारी है और न ही इनके विषय में कुछ पता होता है। इन अंगों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने की हमारी योग्यता और शक्ति सीमित है। हमारे अंगों की जो कार्यसूची होती है उसे चेतन मस्तिष्क निर्धारित नहीं करता है। चेतन मस्तिष्क इन अंगों का मालिक होने के विपरीत सेवादार होता है। इस प्रकार एक तरह से हमारा भौतिक शरीर एक बाहरी वस्तु है, सभी अन्य पदार्थों की तरह जिसे इंद्रिय बोध के माध्यम से जाना जा सकता है और इसे प्रत्यक्ष घटना माना जाता है। इंद्रियों के माध्यम से जाना गया यह पक्ष आकलन योग्य है
और यह चेतन मस्तिष्क का संघटक है। दूसरी तरफ हमारे अंगों की रहस्यमय और अज्ञात कार्यसूची द्वारा निर्धारित किया गया आंतरिक तत्व हमारे इंद्रिय बोध की जानकारी से भी परे है, जिसे प्रत्यक्ष घटना के रूप में नहीं माना जा सकता। रहस्यमय कार्यसूची द्वारा आदेशित यह पक्ष चेतना के ज्ञान से परे है और यह चेतन मस्तिष्क का संघटक नहीं है। शोपनहॉर का विचार था कि मनुष्य इच्छा द्वारा चेतन मस्तिष्क से परे बाहरी संसार की वास्तविकता, इंद्रियों द्वारा प्राप्त न हो, में भागीदारी करते हैं। अतः उन्होंने कंत के अव्यक्त तत्व को आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और आवेशों के रूप में जाना, जिसको उन्होंने इच्छा कहा। उन्होंने आगे कहा कि सोचकर अथवा तर्क प्रस्तुत करके हम सिद्ध नहीं कर सकते कि बाहरी संसार की हमारी समझ बूझ वास्तविकता के अनुरूप है, परंतु इच्छा के माध्यम से एक पल के लिए भी सोचे बिना हम तुरंत जान जाते हैं कि बाहरी संसार हमें उद्दीपित प्रेरित करता है। प्राकृतिक भावनाएं और संवेग, मनोभाव जैसे दुख, पीड़ा, भय अथवा आकांक्षा तुरंत और अस्वैच्छिक रूप से उत्पन्न होती है। संवेग की ऐसी अचेतन स्थिति किसी विचार के चिंतन अथवा संकेत से पहले घटित होती है और चेतन मस्तिष्क के नियंत्रण से परे होती है। इस प्रकार शोपनहॉर के लिए विचारशील, चेतन और तर्कसंगत मस्तिष्क की उत्पत्ति पूर्व विमर्श और मुख्यतया अचेतन संकल्प शक्तियों से होती है। ये अचेतन पूर्वविमर्शी संकल्प शक्तियां, संवेग, भावनाएं और आकांक्षाएं सभी इच्छा को बनाती है। मानव इच्छा की चिंतन और बुद्धि पर अनुक्रमिक श्रेष्ठता होती है। यह समझा जाता है कि आकांक्षा चिंतन से पहले होती है और सदृश अर्थ में इच्छा मनुष्य के अस्तित्व से पहले होती है। इच्छा आंतरिक विषय वस्तु है तथा संसार की प्रेरक शक्ति होती है। इच्छा के माध्यम से मनुष्य बाहरी संसार में निहित यथार्थता में सहभागिता कर सकता है, जो अन्यथा मात्र प्रत्यक्ष घटनाओं से परे मौजूद होती है। इस प्रकार शोपनहॉर का दर्शन मानव अन्वेषण, ज्ञान और तर्कसंगत एवं सचेतन मस्तिष्क की रचना का संपूर्ण कार्य मानव इच्छा में आधारित है। मानव चिंतन, चेतन मस्तिष्क और अनुवर्ती क्रियाएं व्यक्ति के अपने संकल्पों, आकांक्षाओं, भावनाओं और संवेगों अर्थात मानव इच्छा की अभिव्यक्ति की उत्पत्ति है। इस प्रकार का विचार और क्रियाएं जो मानव इच्छा से उत्पन्न हुई हैं, उनका स्वरूप स्वैच्छिक माना जाता है। स्वैच्छिकवाद का स्रोत और सार तत्व मानव इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में निहित है। स्वतंत्र इच्छा की स्पष्ट अभिव्यक्ति पर आधारित व्यक्तिगत क्रियाएं स्वैच्छिकवाद की शुद्ध भावना को प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार शोपनहॉर के दर्शन ने स्वैच्छिकवाद के सामान्यकृत रूप की ठोस और सही आधारशिलाएं रखी। इसने समाज में स्वैच्छिकवाद के अस्तित्व और विस्तार के लिए असीमित अवसर, क्षमता और गुंजाइश उत्पन्न की। इस प्रकार का स्वैच्छिकवाद ऐसे सभी नियंत्रणों अथवा सीमाबद्धताओं से मुक्त होता है जो कि व्यवस्थागत अथवा सत्तावादी ढांचों से जुड़े होते हैं। व्यापक दार्शनिक अर्थ में शोपनहॉर के स्वैच्छिकवाद को सामान्यकृत सैद्धांतिक स्वैच्छिकवाद, जनरलाइज्ड मेटाफिजिकल वॉलंटरिज्म, माना जाता है। परंतु ध्यान देने की बात है कि शोपनहॉर की पद्धति मीमांसात्मक, स्पेक्युलेटिव अथवा अनुभवातीत, ट्रांसेंडेंटल होने की बजाय पूर्णतया अनुभविक, एम्पिरिकल है। 1.4 रूसो, सामान्य इच्छा और स्वैच्छिकवाद के क्रियाकलाप। इस भाग में हम आपको बताएंगे कि मूल मानव प्रकृति से उत्पन्न अस्तित्व के अंतर्निहित विरोधाभासों पर काबू पाने के लिए रूसो ने समाज के सही संचालन हेतु सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार प्रस्तावित किया। रूसो का सामाजिक अनुबंध इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा को छोड़कर समाज में सभी लोगों की सामान्य इच्छा के निहित अनुबंध के अधीन होता है। निम्नलिखित भाग में हम आपका परिचय रूसो के दार्शनिक तर्क के बुनियादी सिद्धांतों और स्वैच्छिकवाद की अभिव्यक्ति के लिए इसके निहितार्थों से कराएंगे। जीन जैकस रूसो 1712-1728 प्रबोधन काल, एनलाइटनमेंट ईरा के फ्रांसीसी स्विस दार्शनिक थे जिनके राजनीतिक चिंतन ने फ्रांसीसी क्रांति और समाजवादी सिद्धांत के विकास को प्रभावित किया।
रूसो का बुनियादी दावा है कि मानव प्रकृति और समाज के बीच मूलभूत रूप से विभाजन होता है। अस्तित्व की प्राकृतिक दशाओं में मानव प्रकृति भली, उदार और अपने साथियों के लिए करुणा और दया, रूसो ने उसे उदार असभ्य कहा, से भरी थी। समाज की उत्पत्ति और बाद में सभ्यता के विस्तार ने मानव प्रकृति पर हानिकारक, विरोधी और दुराचारी प्रभाव छोड़े हैं। रूसो ने अपनी रचना डिस्कोर्स ऑन इक्विलिटी में आदिकालीन अवस्था से आधुनिक समाज तक की मानव प्रकृति के विकास और पतन का निम्न प्रकार वर्णन किया है। आरंभ में मनुष्य बिल्कुल अर्ध-बनमानुष की तरह अलग-थलग थे, परंतु वे स्वतंत्र इच्छा की अपनी योग्यता तथा प्रकृति के समकक्ष उत्तरजीविता क्षमता की पूर्णता के कारण अन्य जानवरों से अलग हो गए थे। उनमें आत्मरक्षा के लिए बुनियादी सहजवृत्ति और प्रेरणा थी तथा दूसरों के लिए सहानुभूति का प्राकृतिक झुकाव था। जनसंख्या वृद्धि और एक दूसरे के साथ और निकट संपर्क स्थापित करने की सहवर्ती बाध्यताओं से आदिकालीन मानवों में बुनियादी मनोवैज्ञानिक रूपांतरण और स्वजागरूकता आई। उन्होंने अपने जीवन और कल्याण के लिए दूसरों की श्रेष्ठ राय के महत्व और मूल्य को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जाना। रूसो ने इस घटना को मानवोचित मूल्यों के प्रबल विकास को स्वर्णिम युग की शुरुआत के रूप में माना। परंतु बाद में कृषि आरंभ होने के साथ साथ मनुष्यों में परस्पर निर्भरता बढ़ गई और गहरी असमानताएं दिखने लगी। बाद के संघर्षों ने विकास की एक अवस्था में प्रथम राज्य का विचार खोजने के लिए धनी एवं शक्तिशाली मार्ग प्रशस्त किया। रूसो ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस प्रकार के राज्य का विचार सर्वाधिक शक्तिशाली सदस्यों और आम लोगों के बीच सामाजिक अनुबंध के रूप में सोचा गया था। उन्होंने इस मूल अनुबंध को संघ का एक कपटपूर्ण रूप बताया, क्योंकि सबसे धनी और शक्तिशाली वर्गों ने आम लोगों को छला। इस प्रकार असमानताएं समाज की मूलभूत विशेषता के रूप में संस्थागत बन गई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का असमान सामाजिक अनुबंध सामान्य लोगों की प्रगति और कल्याण का विरोधी था। कलाओं और विज्ञानों में प्रगति मानव आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में नहीं बल्कि गौरव और मिथ्या अभिमान, दंभ के कारण हुई थी। इसके परिणामगत आलस्य और विलासिता ने लोगों के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। ज्ञान में प्रगति ने सरकारों को शक्तिशाली बनाया और इस तरह व्यक्ति की स्वतंत्रताएं कुचली गई। भौतिक प्रगति ने वास्तव में मैत्री के सच्चे संबंधों को दुर्बल बना दिया तथा ईर्ष्या, भय, संदेह आदि ने इसका स्थान ले लिया। रूसो ने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी व्याख्या को उपर्युक्त चर्चित संघ का कपटपूर्ण रूप का एक विकल्प माना। अधिकांश ऊपर बताए गए विकासात्मक तर्कों को बरकरार रखते हुए उन्होंने मत व्यक्त किया कि मूल आदिकालीन मानव प्रकृति भली, उदार और करुणा आदि के पतन का कारण समाज में मौजूद मुख्य विरोधाभास को माना जाना चाहिए। विरोधाभास इसलिए है कि एक ओर मनुष्य घोर, निरंतर और जबरदस्त होड़ में एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, जबकि दूसरी ओर साथ साथ वे परस्पर अधिक से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। यह दोतरफा परस्पर विरोधी प्रक्रिया उनके जीवन और स्वतंत्रता दोनों के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। रूसो ने इस विरोधाभास का समाधान करने के लिए एक नया हल प्रस्तुत किया। आपस में सामाजिक अनुबंध करके और अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करके लोग अपनी रक्षा कर सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। रूसो का सामाजिक अनुबंध इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में सभी लोगों की सामान्य इच्छा के लिए अपनी इच्छा को समर्पित करके निहित अनुबंध में रहता है। सामान्य इच्छा की सत्ता के समक्ष लोगों का समर्पण निम्नलिखित की गारंटी देगा। किसी व्यक्ति को अन्य लोगों की इच्छाओं के अधीन नहीं रखा जा सकता। 2 लोग स्वयं पालन करेंगे क्योंकि उन्होंने सामूहिक रूप से और इच्छापूर्वक सामाजिक अनुबंध किया है। और 3 संप्रभुता लोगों के संरक्षण में होगी क्योंकि वे स्वयं कानून के रचयिता है। रूसो का दावा था कि कानून अथवा नैतिकता के अभाव में मूल मानव प्रकृति की पशुवत दशाओं में पतन होने की प्रवृत्ति होती है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मानव प्रजाति को कानून की संस्थाओं को अंगीकार करना चाहिए जो सामान्य इच्छा की सत्ता में निहित है।
अथवा मानव प्रजाति को सदा के लिए नष्ट हो जाना चाहिए। चूंकि कानून के अभाव में अज्ञानता का रूप तथा अपने मनोभावों के समक्ष हार मान लेना निहित है, इसलिए कानून की कुछ बाध्यताएं, नियंत्रण समाज में व्यक्तियों के लिए लाभदायी होंगी। सामान्य इच्छा की यह अवधारणा व्यक्तिगत इच्छाओं का साधारण संग्रह नहीं है, बल्कि इसे समाज में व्यक्ति के हितों और स्वतंत्रताओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अधिकतम करने पर विचार करने के लिए बनाया है। रूसो की व्यक्तिगत इच्छा का सामान्य इच्छा की सत्ता के समक्ष समर्पण और शुद्ध सैद्धांतिक अर्थ में परस्पर स्वीकृत बटा रचित कानूनों की बाध्यताएं स्वैच्छिकवाद के तत्व और वास्तविक भावनाओं को अवरुद्ध करती है। फिर भी संप्रभुता की सत्ता लोगों की सामान्य इच्छा में निहित, जो व्यक्तियों के लिए अपरिचित नहीं है, और स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्तियों ने सामाजिक अनुबंध किया है। इसलिए रूसो के दर्शन में आधुनिक समाज में जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में स्वैच्छिकवाद के क्रियाकलाप करने और विकास करने की बहुत ज्यादा क्षमता और असीमित संभावनाएं हैं। 1.5 नीशे की शक्ति की इच्छा, स्वैच्छिकवाद का प्रतिवाद। इस भाग में हम आपका परिचय नीशे की शक्ति की इच्छा, विल टू पावर की अवधारणा के बुनियादी पहलुओं से कराएंगे। आप यह भी अध्ययन करेंगे कि मानव इच्छा की इस प्रकार की अभिव्यक्ति स्वैच्छिकवाद के जोरदार क्रियाकलाप से लिप्त है, जिसमें समाज में अन्य व्यक्तियों को अधीन करने की क्षमता होती है। इस प्रकार यह अवधारणा स्वैच्छिकवाद की वास्तविक अभिव्यक्ति के लिए एक गंभीर बाधा है। हम आपको फ्राइड के अचेतन मस्तिष्क की रचना की महत्वपूर्ण अवधारणा के अनिवार्य सिद्धांतों के बारे में भी बताएंगे। आप यह भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि फ्राइड की अचेतन की अवधारणा समाज में जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में स्वैच्छिकवाद की क्षमता और अभिव्यक्ति के बारे में सुस्पष्ट नहीं है। फ्रेडरिक विल्हेम नीशे 1844 से 1990 एक दूरगाह्य, जटिल और विवादास्पद जर्मन दार्शनिक थे। उनकी अवधारणा शक्ति की इच्छा की विविध व्याख्याएं दी जा सकती हैं। एक गलत ढंग से सोची समझी और शोचनीय ढंग से तोड़ मरोड़ कर की गई व्याख्या उनकी बहन एलिजाबेथ फोर्स्टर नीशे द्वारा उनके कार्य का चयनात्मक संपादन और गलत प्रस्तुतिकरण के कारण नाजी बुद्धिजीवियों द्वारा अपने राजनीतिक कार्यक्रम को उचित ठहराने के लिए प्रस्तुत की गई थी। अपने युवाकाल में नीशे शोपनहॉर के दर्शन से प्रभावित और प्रेरित हुए, परंतु बाद में वे उनके प्रबल आलोचक बन गए। नीशे ने तर्क दिया कि शोपनहॉर की इच्छा की धारणा केवल जीने की इच्छा थी। यह समझ इस विचार पर बनी है कि व्यक्ति के अपने जीवन की उत्तरजीविता, भरण पोषण और विकास ही मानव के लिए एकमात्र प्रेरणा है। इसके विपरीत इच्छा की अपनी व्याख्या को नीशे ने शक्ति की इच्छा माना। मनुष्य केवल जीने की आवश्यकता से ही प्रेरित नहीं होते, बल्कि वे शक्ति के प्राप्त करने और उसका प्रयोग करने की उच्च आवश्यकता द्वारा प्रेरित होते हैं, ताकि वे दूसरों पर हावी हो सकें। इस प्रक्रिया में वे दूसरों को दुर्बल करने का भी प्रयास करते हैं और उन्हें अपनी इच्छा के अधीन कर लेते हैं। नीशे ने शक्ति की इच्छा की अपनी व्याख्या को प्राथमिक माना, जबकि शोपनहॉर की जीने की इच्छा को स्वभावतया गौण माना। अन्य व्याख्याओं के बावजूद शक्ति की इच्छा की प्रारंभिक व्याख्या इस प्रकार है: प्रकृति में एकमात्र प्रेरक शक्ति सृजनात्मक ऊर्जा है। सृजनात्मक ऊर्जा को निर्मुक्त करना और प्रसार करना ब्रह्मांड में संपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया के पीछे मूलभूत कारणात्मक शक्ति है। अन्य सभी प्रकार की कारणताएं सृजनात्मक ऊर्जा की अनिवार्य कारणात्मक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। नीशे की शक्ति की इच्छा मनोवैज्ञानिक अथवा व्यक्तिपरक पहलुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड संबंधी आयाम निहित है। नीशे का मानना था कि शक्ति की इच्छा के उनके सिद्धांत में सब कुछ अर्थात समाज, व्यक्तियों, अक्षता, ब्रह्मांड में पदार्थ की प्रकृति को भी स्पष्ट करने का एकमात्र आधार प्रस्तुत करने की पर्याप्त क्षमता है। आइए अब हम सजीवों के संबंध में नीशे के शक्ति की इच्छा की व्याख्या को समझें। नीशे पशु की सर्वाधिक बुनियादी सहज वृत्ति को शक्ति की इच्छा मानते हैं।
इसे जीवन की सहज वृत्ति और आत्मरक्षा के अनुवर्ती कार्यों की अपेक्षा और अधिक मौलिक माना जाता है। जीवन की सहज वृत्ति को शक्ति की इच्छा की बुनियादी प्रेरणा की केवल एक उपप्रक्रिया समझा जाता है। नीशे के अनुसार बाहरी संसार के साथ सजीवों का बिल्कुल आरंभिक परस्पर संपर्क शक्ति की इच्छा की बुनियादी सहज वृत्ति के माध्यम से होता है। इसके बाद विश्व की समझबूझ और सभी व्याख्या भी शक्ति की इच्छा के प्रयोग से उत्पन्न होती है। आता बाहरी संसार की सभी अभिव्यक्तियां और कुछ नहीं बल्कि शक्ति की इच्छा है। अविकसित रूप में शक्ति की इच्छा एक तरह से अपनी इच्छा के प्रयास द्वारा स्वयं पर काबू पाने की क्रिया है। आरंभ में व्यक्ति की इच्छा को दिखाने का आरंभिक आग्रह इच्छा करने का अचेतन प्रयास हो सकता है। तथापि आरंभिक अचेतन आकांक्षा इतनी प्रबल हो जाती है कि यह इच्छा की एक तरह से दबी हुई निराशा के समान होती है। यह अत्यधिक निराशा ऊर्जा शक्ति की निर्मुक्ति व्यक्तियों को सर्वप्रथम सजग बना देती है। बाद में अन्य सभी सहज प्रवृत्तियां, जिनमें व्यक्ति की जीने की सहज प्रवृत्ति, जीने की इच्छा भी शामिल है, शक्ति की इच्छा की इस मूल सहज प्रवृत्ति की अभिव्यक्तियां होती हैं। नीशे के विचार में आक्रामकता एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। नीशे ने चेतना को सहज प्रवृत्ति का ही एक रूप माना। इसके अतिरिक्त नकारात्मक हिंसा, झूठ बोलना, आधिपत्य आदि और सकारात्मक प्रेम, अनुशंसा आदि कार्य शक्ति की इच्छा द्वारा होते हैं। मानव व्यवहार के सभी उच्च रूप शक्ति की इच्छा में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दार्शनिक का सत्य की इच्छा का दावा, वास्तविक सत्य का निष्पक्ष अन्वेषक बनने की आकांक्षा और कुछ नहीं है बल्कि शक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है। नीशे की शक्ति की इच्छा की अवधारणा में स्वैच्छिकवाद की भावना और असीम क्षमता निहित है। साथ ही यह अवधारणा स्वैच्छिकवाद की अभिव्यक्ति के लिए उग्र और आक्रामक प्रेरणा से युक्त है। इस पहलू के कारण व्यक्ति की स्वैच्छिकपरक अभिव्यक्तियां अथवा क्रियाएं अन्य लोगों के साथ सीधे टकराव में आ सकती हैं। ऐसी अत्यधिक स्वैच्छिकपरक अभिव्यक्तियों का उद्देश्य दूसरों को कमजोर करना होता है और एकमात्र ध्येय उन पर प्रभुत्व बनाना है। किसी व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिकवाद का इस प्रकार का आक्रामक क्रियाकलाप स्वैच्छिकवाद के मूल तत्वों को नकारता और निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि यह शक्ति की इच्छा के अति ईर्ष्यालु उद्देश्य में अन्य लोगों को अधीन कर लेता है। यह अवधारणा सत्तावादी संरचनाओं को सृजित करने के लिए प्रासंगिक है, जो विचार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार, सृजनाओं, विकल्पों आदि अर्थात समाज में स्वैच्छिकवाद की वास्तविक अभिव्यक्ति के प्रतिकूल है। 1.6 फ्राइड के अचेतन मस्तिष्क की अवधारणा स्वैच्छिकवाद की अस्पष्ट स्थिति। सिगमंड फ्राइड 1856 से 1939 ऑस्ट्रिया के निवासी थे और मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा के संस्थापक थे। उन्होंने तर्क दिया कि स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्तियों के रूप में मानव विचारों और क्रियाओं के संबंध में सभी घोषणाएं वास्तव में भ्रांतियां हैं। व्यक्तियों को अपने चेतन विचारों और क्रियाओं में मौजूद वास्तविक कारणों का कभी भी पता नहीं होता। उन्होंने अचेतन की एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। इसका अर्थ था कि विचारों की उत्पत्ति चेतन मस्तिष्क की सतह के कहीं नीचे विद्यमान है। यथार्थता के बारे में जागरूकता विभिन्न स्तरों अथवा परतों के रूप में विद्यमान है, जो अचेतन मस्तिष्क का निर्माण करती है। फ्राइड के अनुसार स्वप्न अचेतन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली तक पहुंच प्रदान करते हैं। अपनी प्रसिद्ध रचना दी इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स, स्वप्नों की व्याख्याएं में उन्होंने अचेतन की उपस्थिति प्रस्तुत की और इसके अध्ययन करने की विधि का भी वर्णन किया है। फ्राइड के अनुसार दमन की श्रेणी अचेतन की समझ बूझ और कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। लोग आमतौर पर दुखदायी और असहनीय विचारों, संवेगों और भावनाओं का अनुभव करते हैं। इस प्रकार की असुखद स्मृतियों को तात्कालिक चेतना से हटाया जा सकता है, परंतु मस्तिष्क से दूर नहीं किया जा सकता।
जैसे जैसे लोग इन विचारों और भावनाओं का दमन करने और समापन करने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे उनकी स्मृतियां अचेतन का निर्माण करके उसका एक भाग बन जाती हैं। फ्राइड ने दमन की प्रक्रिया को एक गैर चेतन कार्य और विकल्प माना, और क्या दमन किया जाना है उसके विषय में अचेतन द्वारा निर्णय किया जाता है। वास्तव में फ्राइड के लिए अचेतन दमन का कारण और कार्य दोनों था। उन्होंने मत व्यक्त किया कि चेतन और अचेतन के बीच एक परत स्तर है जिसे पूर्व चेतन प्री कॉन्शियस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अचेतन के 3 प्रकार माने गए जो निम्नलिखित हैं। आई वर्णात्मक अचेतन डिस्क्रिप्टिव इनकॉन्शियस की रचना उस मानसिक जीवन के सभी लक्षणों से होती है जिसकी व्यक्ति को विषयपरक जानकारी ज्ञान नहीं होती। ई गतिशील चेतना डायनामिक कॉन्शियसनेस की रचना इस मानसिक प्रक्रिया और विषयों से होती है जिसे व्यक्ति असुखद स्मृतियों के विरुद्ध एक रक्षात्मक तंत्र के रूप में चेतना से दूर कर देता है। ई प्रणाली अथवा व्यवस्था चेतना सिस्टम कॉन्शियसनेस दबी हुई मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है जो उन अलग सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित होता है जो सिद्धांत चेतन मन को नियंत्रित करते हैं। बाद में फ्राइड ने व्यवस्था चेतना के इस विचार के स्थान पर अहम ईगो पराहम सुपर ईगो और इदम इड की अवधारणा प्रस्तुत की। फ्राइड का विश्वास था कि ज्ञान प्रत्यक्षवाद इंद्रिय प्रत्यक्ष बोध के माध्यम से तथ्यों के प्रेक्षण द्वारा प्राप्त किया गया आनुभविक वास्तविकता का वैज्ञानिक बोध और तर्कवाद को यथार्थ रूप देना केवल अचेतन मस्तिष्क की एक समझ विकसित करके और कार्यप्रणाली पर काबू पाने से ही संभव है। फ्राइड द्वारा अचेतन की रचना और कार्यविधि को दी गई प्रमुखता और विशेष महत्व स्वैच्छिकवाद के तत्व से सीधे जुड़ा है। फ्राइड का दावा था कि सभी चेतन तर्कसंगत विचार भावनाओं और क्रियाओं को अचेतन के रहस्यों को सुलझाकर अच्छी तरह से समझा जा सकता है, परंतु अचेतन की रचना की मूल प्रक्रिया प्रतिकूल गति अर्थात चेतन से अचेतन का परिणाम है। इस अर्थ में स्वैच्छिकवाद की वास्तविक प्रकृति और अभिव्यक्ति अस्पष्ट रहती है। उसके परे अचेतन की फ्राइड की समझ व्यापक रूप से मनोविश्लेषण के अधिकार क्षेत्र में आती है। चूंकि फ्राइड की अचेतन की अवधारणा प्रमुख योगदानों में से एक है, इसलिए यहाँ इस बारे में हमारी चर्चा का एक विशिष्ट उद्देश्य है ताकि विद्यार्थी को इसके बारे में जानकारी मिल जाए और इसकी तुलना पहले चर्चा की गई दार्शनिक परंपराओं से करने में सफल हो सके। अब तक हमने मूलभूत आधार और अनिवार्य विशेषताएं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिनके बारे में विभिन्न दार्शनिक परंपराओं में विचार किया गया है। इस इकाई के शेष भाग में समाजशास्त्रीय साहित्य में उपलब्ध सैद्धांतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। 1.7 स्वैच्छिकवाद और क्रिया के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। पिछले भागों में हमने स्वैच्छिकवाद के दार्शनिक आधारों के बारे में चर्चा की है। हमने उन दार्शनिक परंपराओं के मूलभूत पक्षों को भी स्पष्ट किया है जो मानव इच्छा को व्यक्तिगत संवेगों भावनाओं विचारों और क्रियाओं का पूर्ण स्रोत मानते हैं। इस प्रकार की दार्शनिक परंपराओं में समाजशास्त्रीय सिद्धांत निहित है जो समाज में वास्तविक जीवन की दशाओं के व्यावहारिक रूपों पर बल देते हैं। सामाजिक क्रिया के इन सिद्धांतों में मौजूद मौलिक धारणा यह है कि एक व्यक्ति चेतन विचार और आत्म जागरूकता में सक्षम होते हैं। व्यक्तिगत क्रिया बाहरी उद्दीपन के लिए केवल प्रतिक्रिया ही नहीं है, बल्कि यह चेतन अर्थों उद्देश्यों व्याख्याओं और पसंदों का परिणाम है जो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति द्वारा एक सामाजिक स्थिति में लाया जाता है। इस प्रकार का स्वैच्छिक दृष्टिकोण जो स्वतंत्र इच्छा की भूमिका और फिर व्यक्ति की स्वैच्छिक क्रियाओं को प्रमुख महत्व देता है, उसे सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों के निर्माण करने में अभिव्यक्ति मिली है। आगे की विषयवस्तु में हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत में अंतर्निहित विशिष्टताओं को संक्षेप में स्पष्ट करेंगे जो विषयपरक चेतना की ओर उन्मुख है और इसे सामाजिक क्रिया के आधारों को स्पष्ट करने का साधन मानते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली धारा समाज का पूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन करने में संलग्न है। ऐसे सिद्धांत उस व्यापक सामाजिक गतिशीलता का परीक्षण करने में रुचि व्यक्त करते हैं जो लोगों के व्यवहार को प्रभावित और निर्मित करती है। ये सिद्धांत अधिकांशतया स्वरूप में संरचनात्मक होते हैं जो समाज
एक पूर्ण इकाई के रूप में अथवा व्यक्तियों अथवा लोगों के वर्गों की गतिविधियों और क्रियाओं पर उसकी संघटक संरचनाओं के प्रभाव को प्रमुख महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स के विश्लेषण में उत्पादन के तरीकों, पूंजीवाद, राज्य वर्ग संरचना, वर्ग संघर्ष आदि जैसी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार इमाइल दर्खाइम ने अपने सामाजिक सिद्धांतों में ऐसी संरचनाओं अथवा अवधारणाओं को सामाजिक एकता, सामाजिक तथ्यों, श्रम विभाजन आदि के रूप में प्रमुख महत्व प्रदान किया है। ये सिद्धांत मुख्य रूप से संरचनाओं के स्वरूप और विशेषताओं तथा समाज में इन संरचनाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध का विश्लेषण करते हैं। ये साधारण तौर पर व्यक्ति अथवा वास्तविक लोगों और क्रियाओं बटा अंतःक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं की उपेक्षा करते हैं, जिनमें व्यक्ति आमतौर पर समाज में संलग्न है। खास समाजशास्त्रीय सिद्धांत में अन्य ऐसी ही एक महत्वपूर्ण धारा विशेष रूप से समाज के अंदर व्यक्ति का अध्ययन करने में लगी है। ये सामाजिक सिद्धांत उन मूल मान्यताओं पर आधारित है कि विचारशील और जागरूक लोग ही समाज के सर्जक हैं, क्योंकि वे समाज में सामाजिक तौर पर सार्थक ढंग से क्रिया और अंतःक्रिया अपनी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा के अनुसार करते हैं। ऐसे सिद्धांतों पर प्रमुख ध्यान सामाजिक कर्ता अर्थात सामाजिक संबंधों में एक व्यक्ति की विलक्षणता पर दिया जाता है। समाज में सामाजिक कर्ताओं के बीच अंतःक्रियाओं के अध्ययन को प्रमुख महत्व और बल दिया जाता है। सामाजिक क्रिया के ऐसे सिद्धांतों के लिए समाज की वास्तविक जानकारी की कुंजी आधार निम्नलिखित के विश्लेषण में निहित है। वैयक्तिक कर्ता की विशिष्टता। 2. क्रियाओं की व्यक्ति की स्वतंत्रता और पसंद, स्वतंत्र इच्छा। 3. सामाजिक क्रिया के अर्थ की व्यक्ति की अपनी समझ और व्याख्याएं। और 4. समाज में व्यक्तियों के बीच अनुवर्ती संबंध। क्रिया के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को आगे व्यापक रूप से 2 प्रकारों में निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रिया के सिद्धांत जो विषयपरक चेतना की ओर उन्मुख है, इसे सामाजिक क्रिया के 1.8 आधारों मूलों को स्पष्ट करने का साधन मानते हैं। मैक्स वेबर और टालकॉट पार्सन्स के क्रिया सिद्धांत की सामाजिक क्रिया की इस प्रकार की जानकारी से संबंध रखते हैं। दोनों व्यक्तिगत कर्ता की स्वैच्छिकवादी छवि पर विचार करते हैं और उन्होंने अपने सिद्धांतों में स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत स्वैच्छिक क्रियाओं की भूमिका पर बल दिया है। इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अनिवार्य पक्षों पर इस इकाई के अगले 2 भागों में चर्चा की जाएगी। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत जो मानव कार्यकलापों और क्रिया के व्यवहारों अथवा क्रिया के कार्य निष्पादन की ओर अधिक उन्मुख है, उन्हें सामाजिक आचरण के रूप में देखा जाता है। ये सिद्धांत समाज में क्रिया के स्वरूप और विवरण, क्रिया के कार्य निष्पादन के ब्यौरे और दूसरों की अनुवर्ती अंतःक्रियाओं और मूल्य निर्णय से संबंधित है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और नृजाति प्रणाली विज्ञान, एथनोमेथोडोलॉजी के परिप्रेक्ष्यों को ऐसी सामाजिक क्रियाओं के लिए वैकल्पिक व्याख्याएं प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इस इकाई में सीमित विषयवस्तु और विशेष उद्देश्यों के कारण इन परिप्रेक्ष्यों की यहाँ पाठ्य सामग्री में चर्चा नहीं की जाएगी। मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मैक्स वेबर एक जर्मन सामाजिक विचारक थे जिन्होंने समाज की विभिन्न संरचनाओं जैसे धर्म, सत्ता, नौकरशाही, पूंजीवाद आदि का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया। उन्होंने विभिन्न अवधारणाओं को विकसित किया जैसे प्रभुत्व, वर्ग, प्रस्थिति और शक्ति जो समाज के संरचनात्मक पहलुओं से संबंधित है। परंतु उनके शैक्षणिक कार्य के व्यापक लेख संग्रह में निहित उनका वास्तविक आधार सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। वेबर ने समाज में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के स्वरूप और विशेषताओं और एक व्यक्तिगत कर्ता की विस्तृत जानकारी को विकसित करने का प्रयास किया। विश्लेषण की उनकी मूलभूत इकाई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर्ता की विलक्षणता रही। मुख्य सैद्धांतिक ध्यान विषयपरक अर्थों पर था जिन्हें चेतन मनुष्य विशिष्ट सामाजिक संदर्भों में अपनी क्रियाओं अथवा अंतःक्रियाओं के साथ जोड़ते हैं। वेबर के अनुसार
व्यक्ति की अपनी आत्मनिष्ठ सोच समझ रहित क्रियाएं अथवा व्यवहार समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। कुछ प्रभावशाली दार्शनिक परंपराओं में स्वैच्छिकवाद के तत्व और मूल से संबंधित हमारी पिछली चर्चा पिछले भाग देखिए के संदर्भ में विद्यार्थी को इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना चाहिए कि वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में वह स्वैच्छिक दृष्टिकोण अंतर्निहित है जो व्यक्ति की स्वैच्छिक क्रियाओं पर बल देता है और स्वतंत्र इच्छा पर दबाव डालता है। इसका अर्थ है कि मानव चेतन विचार और आत्म जागरूकता में सक्षम है। मानव क्रिया न केवल बाहरी उद्दीपन की प्रतिक्रिया ही नहीं है, बल्कि यह उन विषयपरक उद्देश्यों और व्याख्याओं का परिणाम है जिन्हें व्यक्तिगत कर्ता की क्रियाओं द्वारा सामाजिक स्थिति में लाया गया है। सामाजिक यथार्थता निरंतर विकसित हो रही है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वयं की क्रियाओं और स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति द्वारा सृजित होती है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो निर्धारित और अवश्यंभावी हो और जिसमें व्यक्ति मौजूद सामाजिक दशाओं के प्रति केवल मूक दर्शक ही बना रहे। 1 अगस्त 2001 आदर्श प्रारूप सोच समझ और तर्कसंगतिकरण वेबर के सामाजिक क्रिया के आदर्श प्रारूपों को स्पष्ट करने से पहले आपको 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं के प्रारंभिक पहलुओं के बारे में जानकारी लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है जो सामाजिक क्रिया के वेबर के दृष्टिकोण के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात आदर्श प्रारूप। फर्स्ट, सोच समझ और तर्कसंगतिकरण। आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप्स वेबर ने सामाजिक यथार्थता को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए अवधारणात्मक और प्रणालीबद्ध उपकरण के रूप में आदर्श प्रारूपों की धारणा को विकसित किया। एक समाजविज्ञानी को अवधारणात्मक उपकरण को चुनते समय एक विशेष किस्म की दुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि चुनी हुई अवधारणाएं बहुत अधिक सामान्य होती है तो प्रत्यक्ष घटना की अलग विशिष्ट जानकारी के विलोपन की संभावना होती है। यदि अवधारणाएं बहुत अधिक विशिष्ट हैं और जिन्हें किसी प्रत्यक्ष घटना की विशिष्टताओं को समझने के लिए चुना गया है, तो अन्य संबंधित प्रत्यक्ष घटनाओं के साथ उनकी तुलना करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस कठिनाई से दूर रहने के बजाय इस दुविधा से बचने के लिए वेबर ने आदर्श प्रारूपों की धारणा प्रस्तुत की। एक आदर्श प्रारूप को एक सैद्धांतिक रूप में माना जाता है जो औसत अथवा शुद्ध प्रारूप का सन्निकटन है। आदर्श प्रारूप को किसी सामाजिक विचार, कार्यकलाप, क्रिया अथवा प्रत्यक्ष घटना के अंतर्निहित गुण को समझने के लिए विकसित किया गया है। ऐसे आदर्श प्रारूपों का बाद में उसी तरह के अथवा संबंधित सामाजिक विचारों अथवा कार्यकलापों अथवा क्रियाओं या प्रत्यक्ष घटनाओं को स्पष्ट करने के लिए उल्लेख किया जाता है। वास्तव में एक आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना है जो ठोस प्रत्यक्ष घटनाओं अथवा केस अध्ययनों में समानताओं और विचलनों दोनों का पता लगाने के लिए एक मापक के तौर पर अन्वेषणकर्ता की सहायता करती है। आदर्श प्रारूप सैद्धांतिक रूपों में एक प्रणालीबद्ध साधन है जो प्रत्यक्ष घटना के विशेष अथवा प्रमुख तत्वों पर बल देता है। अन्य ऐसी अथवा संबंधित प्रत्यक्ष घटनाओं का विश्लेषण ऐसे आदर्श प्रारूपों के विशेष अथवा प्रमुख तत्वों के संदर्भ के साथ किया जा सकता है। वेबर ने किसी भी सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्य निर्णयों को आदर्श प्रारूपों के साथ नहीं जोड़ा। वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूपों ने बुनियादी रूप से परिकल्पना के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मूलभूत विधि प्रस्तुत की। वेबर ने आदर्श प्रारूप का नौकरशाही का मॉडल विकसित किया जो प्रशासन का तर्कसंगत रूप है और अधिकतम दक्षता अर्थात कार्यकुशलता से कार्य करता है। आदर्श प्रारूप की नौकरशाही की अनिवार्य विशेषताएं हैं: प्रशासन की तर्कसंगत और दक्ष विधियां, मानकीकृत नियम, सुपरिभाषित पदानुक्रम, सत्ता के वैध रूप, निष्पक्ष निर्णय निर्धारण, मनमानी अथवा पक्षपात के लिए कोई स्थान नहीं, योग्यता के आधार पर कर्मचारी रखना और पदोन्नति देना, कार्य के आधार पर पुरस्कार देना आदि। वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप की नौकरशाही का एक अच्छा उदाहरण विश्वविद्यालय है जिसमें इस प्रारूप की अधिकतर विशेषताएं होती है।
इसके अतिरिक्त वास्तविक सामाजिक जगत में कोई भी नौकरशाही पूरी तरह इस आदर्श प्रारूप से पूर्ण रूप से मेल नहीं खाती, क्योंकि प्रायः पक्षपात, नियमों को तोड़ना मरोड़ना अथवा अकुशल प्रशासन आदि देखने में आते हैं। परंतु समाज में अनेक नौकरशाही संरचनाएं हैं जो आदर्श प्रारूप की नौकरशाही की बहुत सी विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। आदर्श प्रारूप की नौकरशाही की विश्लेषणात्मक रचना समाज की अन्य नौकरशाही संरचनाओं के अध्ययन के लिए संदर्भ मॉडल बन जाती है। वेबर ने कई और आदर्श प्रारूप प्रतिपादित किए, जैसे क्रिया के आदर्श प्रारूप, सत्ता के आदर्श प्रारूप, पूंजीवाद के विकास को समझने के लिए प्रोटेस्टेंट नैतिकता की धारणा का आदर्श प्रारूप और अन्य। इस तरह के आदर्श प्रारूपों की रचना ने समाज के विस्तृत विश्लेषण में वेबर की सहायता की। फर्स्टन व स्टेन अर्थात सोच समझ, ये दृष्टिकोण फर्स्टन कहलाता है, जो वेबर के विश्लेषण के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण और प्रमुख है। फर्स्टन जर्मन भाषा में उच्चारण का शाब्दिक अनुवाद सोच समझ अथवा सहानुभूतिपूर्ण सोच समझ है। वेबर ने बताया कि अन्य व्यक्तियों के स्थान पर अपने को रखकर समाजशास्त्री उन विषयपरक अर्थों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जिन्हें सामाजिक कर्ता अपनी क्रियाओं के साथ जोड़ते हैं। फर्स्टन की यह विधि, सहानुभूतिपूर्ण सोच समझ, समाज विज्ञानी को समाज में अन्य सामाजिक कर्ताओं की भूमिका ग्रहण करने की सुविधा प्रदान करती है ताकि वे अपनी अनुकूल स्थिति से अपनी क्रियाओं की सोच समझ विकसित कर सकें। उद्देश्य यह नहीं है कि अन्य क्रियाओं पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्य निर्णय पारित किया जाए, परंतु इसके बजाय उन उद्देश्यों और अर्थों को समझना है जिन्हें वैयक्तिक कर्ता अपनी क्रियाओं से जोड़ते हैं। यह अनुभूति, उद्देश्यों, दृष्टिकोणों और व्याख्याओं को उसी प्रकार समझने और जांचने में सहायता करती है जैसे वैयक्तिक कर्ता समाज में अपने स्वयं की क्रियाओं को समझते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण अनुभवजन्य आंकड़ों पर केवल निर्भर नहीं होता, बल्कि यह इसे सृजनात्मक रूप से प्रयोग करता है कि सामाजिक कर्ता किस प्रकार वास्तव में अपनी क्रिया और सामाजिक स्थिति को समझते हैं। सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचनाओं, घटनाओं के सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक कारणों आदि का व्यापक रूप से विश्लेषण करते समय वेबर ने शुरू से लेकर अंत तक व्याख्यात्मक सोच समझ फर्टेन के इस दृष्टिकोण का प्रयोग किया। तर्कसंगतिकरण, रैशनलाइजेशन। मैक्स वेबर ने तर्क प्रस्तुत किया कि आधुनिक समाजों की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता तर्कसंगतिकरण है। उन्होंने आचरण अथवा क्रियाओं के परंपरागत रूपों को असंगत अथवा गैर तर्कसंगत माना। परंपरागत चिंतन अथवा क्रियाओं का मार्गदर्शन प्रकृति के अज्ञात रहस्यों अर्थात जादुई, अलौकिक अथवा धार्मिक विश्वासों द्वारा किया जाता है। आरंभिक युग में लोगों की क्रियाएं अधिकतर गैरतर्कसंगत चिंतन द्वारा विकसित हुई। वेबर ने तर्क दिया कि तर्कसंगतिकरण एक लंबे समय से चली आ रही ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसने आधुनिक समाजों को रूपांतरित किया है। समाज की आधुनिक संरचनाओं के अंदर व्यक्तियों का सामाजिक आचरण अथवा क्रियाएं तर्कसंगतिकरण द्वारा नियंत्रित होती है। वेबर के अनुसार तर्कसंगतिकरण का अर्थ है कि व्यक्ति के विचार अथवा क्रियाएं विवेक में निहित है और स्थिति के प्रबुद्ध आकलन अथवा परिकलन पर आधारित है। वेबर के तर्कसंगतिकरण की जानकारी के साथ निम्नलिखित पहलू जुड़े हुए हैं। परिकलनीयता, कैलकुलेबिलिटी, कुछ सही मान्यताओं और पद्धतियों का चयन करके वैयक्तिक क्रियाएं वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए पूर्व परिकलन पर आधारित हो सकती हैं। दक्षता, एफिशिएंसी, वैयक्तिक कर्ता कुछ परिणाम अथवा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रकार वे ऐसे परिणामों अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध साधनों का चयन करते हैं। पूर्वानुमेयता, प्रिडिक्टेबिलिटी, संगठनों में कार्य करने वाले लोगों को कुछ मानकों, लोकाचार, नियमों, विनियमों तथा सत्ता की संरचना के अधीन रहना पड़ता है। स्थापित कार्यविधियों का पालन करके क्रियाओं को परिणामों अथवा प्रतिफलों का काफी सीमा तक पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। उपकरण और प्रौद्योगिकी, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक पद्धति, उपकरणों, प्रौद्योगिकियों, समकालीन सूचना प्रौद्योगिकी आदि का अनुप्रयोग वांछित परिणामों अथवा लक्ष्यों की अत्यधिक अनुमानीयता को सुनिश्चित करता है। अनिश्चितताओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर अनसर्टेनिटीज, वांछित परिणामों अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में अनिश्चितताओं को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है।
सही वैज्ञानिक मान्यताओं, पद्धतियों, उपकरणों और कार्यविधियों का प्रयोग करके लक्ष्यों और उद्देश्यों के परिणाम को नियंत्रण में लाया जा सकता है और अनिश्चितताएं घटित होने के अवसरों को पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता है। तर्कसंगतीकरण के उपर्युक्त सिद्धांतों में वे अधिकांश क्रियाएं बटा कार्यकलाप निहित हैं जो आधुनिक सामाजिक और आर्थिक संगठनों में घटित हो रहे हैं। तार्किकता द्वारा नियंत्रित क्रियाओं से कार्यकुशलता प्राप्त होती है और ऐसे आधुनिक संगठनों में लाभप्रद परिणाम मिलते हैं। वेबर ने तार्किकता को किसी भी संगठन के कार्यकुशल संचालन के लिए पूर्वापेक्षित आवश्यकता माना। उनके अनुसार तर्कसंगतीकरण समाज के अधिकाधिक क्षेत्रों में लगातार नियंत्रण करता जा रहा है, किंतु उन्होंने सतर्क किया कि यद्यपि तर्कसंगतीकरण दक्षता और अनुमानीयता में योगदान करता है, यह कभी-कभी सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत पहल, नवपरिवर्तन और सहजता को भी रोकता है। 1 अगस्त 2002 वेबर के क्रिया के आदर्श प्रारूप। वेबर ने व्यक्ति और समाज के लिए सभी सामाजिक क्रियाओं को विभिन्न परिणामों के साथ 4 प्रारूपों में वर्गीकृत किया। उन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए क्रिया के इन आदर्श प्रारूपों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। हमने यहाँ क्रिया के प्रत्येक प्रारूप के अनिवार्य पहलुओं और अनोखी विशेषताओं को स्पष्ट किया है। लक्ष्य उन्मुख तर्कसंगत क्रिया। क्रिया के इस प्रारूप का पता इस तथ्य से चलता है कि प्रत्येक वैयक्तिक कर्ता अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से समझता है। तदनुसार व्यक्ति वांछित लक्ष्य अथवा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत साधन अथवा उपायों का चयन करता है। व्यक्ति तत्काल व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी साधनों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए एक वास्तुकार एक मकान बनाने के लिए एक विचार बनाता है, डिजाइन तैयार करता है और योजना को कार्यान्वित करता है। वह निर्माण सामग्री, लागतों, समय और अन्य निवेशों के बारे में सुविज्ञ निर्णय लेता है जो उसके तर्कसंगत पसंदों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भवन योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रकार के और उदाहरण हैं लाभों को बढ़ाने के लिए उद्यमी की क्रियाएं, नौकरशाही की तर्कसंगत क्रियाएं, बाजार में वांछित वस्तुओं को खरीदते समय तर्कसंगत पसंदों को प्रयोग करने वाला एक ग्राहक। वेबर के अनुसार तर्कसंगतीकरण पर आधारित इस प्रारूप की क्रियाएं आधुनिक समाजों का प्रमाण चिन्ह है। 2 मूल्य उन्मुख तर्कसंगत क्रिया। क्रिया का यह प्रारूप कोई व्यावहारिक अथवा लाभदायक परिणाम प्राप्त करने के लिए एक साधन की बजाय स्वयं एक लक्ष्य है। इस तरह की क्रिया में वांछित लक्ष्य उस एक विशिष्ट मूल्य पद्धति के प्रति सामाजिक रूप से निर्धारित की गई प्रतिबद्धता को केवल पूरा करना है जो धर्म, विश्वास, सम्मान, बलिदान आदि से संबंधित है। वेबर के अनुसार इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तिगत क्रियाएं समाज में प्रचलित नैतिक, सुरुचिपूर्ण अथवा धार्मिक मूल्य पद्धतियों में निहित सजग विश्वास द्वारा निर्देशित होती है। यह क्रिया लाभ की तात्कालिक संभावनाओं अथवा सफलता या असफलता की धारणा से स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए एक सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर देगा। जहाज का एक कप्तान डूबते हुए जहाज के साथ डूबना पसंद करेगा। इस प्रकार की क्रियाओं की सोच में कोई व्यावहारिकता नहीं होती और न ही कर्ता का कोई लाभप्रद लक्ष्य होता है। सभी जोखिमों और बलिदान के बावजूद व्यक्तिगत क्रिया को बहुत अधिक तर्कसंगत माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत कार्यों का उद्देश्य बाहरी परिणाम प्राप्त करना नहीं बल्कि कर्तव्य और सम्मान के समाज द्वारा पोषित विचार के प्रति निष्ठावान बने रहना होता है। 3 संवेगात्मक अथवा भावात्मक क्रिया। क्रिया का यह प्रारूप एक व्यक्ति की मस्तिष्क की भावात्मक अथवा संवेगात्मक अवस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह क्रिया प्रेरक और संवेगात्मक हो सकती है, परंतु संपूर्ण व्यवहार में निश्चित तौर पर इसके साथ जुड़ा कुछ अर्थ होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि का परिकलन ध्यानपूर्वक नहीं किया जाता है और क्रिया के इस प्रारूप में तर्कसंगत पसंदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस क्रिया को किसी भी अर्थ में तर्कसंगत नहीं माना जाता है।
उदाहरण के लिए माँ के द्वारा बालक को सहसा चांटा मारना। यह क्रिया माँ के मस्तिष्क की संवेगात्मक अवस्था द्वारा अविलंब निर्देशित होती है। यह क्रिया सावधानीपूर्ण परिकलन अथवा तर्कसंगत पसंदों के प्रयोग करने के पूर्व विचार किए बिना घटित होती है। इस क्रिया में कुछ अर्थ इससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि माँ का इरादा बालक के व्यवहार को सुधारना है। जिनेडिन जिडेन, फ्रांस द्वारा सिर मारने का हाल ही का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जिन्होंने 2006 जर्मनी में विश्व कप के दौरान हुए फाइनल फुटबॉल मैच में इटली के खिलाड़ी की छाती पर सिर मारकर प्रहार किया। इस क्रिया को लक्ष्य अथवा मूल्यों की पद्धति के संदर्भ में नहीं बल्कि उसे किसी निश्चित परिस्थितियों की संवेगात्मक अवस्था में देखना चाहिए। परंपरागत क्रिया क्रिया का यह प्रारूप सामाजिक विश्वासों और रीतिरिवाजों द्वारा निर्धारित होता है। समय के बीतने के साथ साथ समाज में प्रचलित विश्वास और रीतिरिवाज किसी व्यक्ति का लगभग दूसरा स्वरूप हो जाता है। इस तरह व्यक्ति की क्रियाएं न्यूनाधिक नियमित होती है और ये क्रियाएं विभिन्न परंपराओं से निर्देशित होती है। व्यक्ति को किसी लक्ष्य की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह केवल निश्चित विश्वासों, रीतिरिवाजों अथवा परंपराओं के अनुसार कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह क्रिया न तो किसी मूल्य पद्धति द्वारा निर्धारित होती है और न ही प्रेरक संवेगों द्वारा निर्देशित होती है। व्यक्ति केवल सहज प्रतिक्रियाओं का पालन करता है, जिन्हें पहले से मौजूद परंपराओं द्वारा पोषित और अभ्यस्त किया जा चुका होता है। वेबर ने माना कि क्रियाओं का यह प्रारूप अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन क्रियाओं से सत्ता की निरंतरता और सामाजिक प्रणाली की वैधता का आधार निर्मित होता है। लोग रीतिरिवाजों और परंपराओं का पालन करने के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था का निर्माण और पालन होता है तथा लोगों के मस्तिष्क में इसे वैधता प्राप्त होती है। 1.9 टालकॉट पार्सन्स क्रिया का स्वैच्छिकवादी सिद्धांत क्रिया के स्वैच्छिकवादी सिद्धांत को अमेरिकी समाजशास्त्री टालकॉट पार्सन्स 1902 से 79 द्वारा विकसित किया गया। उन्होंने इमाइल डर्खाइम, विल्फ्रेडो पेरेटो और मैक्स वेबर जैसे अपने पूर्ववर्तियों की रचनाओं को समन्वित करके क्रिया सिद्धांत को निर्मित करने का प्रयास किया। इसका परिणाम क्रिया का स्वैच्छिकवादी सिद्धांत था, जिसने पार्सन्स के अनुसार उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म और आदर्शवाद, आइडियलिज्म की उपयोगी मान्यताओं और अवधारणाओं के संश्लेषण को निरूपित किया। यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह एकमात्र क्रिया सिद्धांत इस मौलिक मान्यता पर आधारित था कि वैयक्तिक क्रिया स्वरूप में स्वैच्छिक, साभिप्राय और प्रतीकात्मक है। पार्सन्स की सैद्धांतिक प्रणाली ने व्यक्ति की आत्मनिष्ठ चेतना को प्रमुख स्थान दिया ताकि क्रिया प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत को निर्मित किया जा सके। उनके विश्लेषण का आरंभिक बिंदु व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला इकाई कार्य यूनिट एक्ट है। उन्होंने ऐसे तरीकों की जांच की जिनमें विभिन्न इकाई कार्यों को दिशा मिलती है और वे एकजुट हो जाते हैं ताकि समाज की संस्थाओं और संरचनाओं को सृजित किया जा सके। 1 सितंबर 2001 इकाई कार्य पार्सन्स ने देखा कि प्रत्येक वैज्ञानिक विश्लेषण कुछ लघुतम इकाई अर्थात परमाणु, अणु, मीटर आदि को आधार मानकर आरंभ होता है। इसी प्रकार सामाजिक क्रिया के विश्लेषण के लिए मूल तत्व व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला इकाई कार्य है। इकाई कार्य की अनिवार्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक कर्ता अर्थात एक व्यक्ति जिसके पास मस्तिष्क और शरीर है और जो किसी प्रकार की क्रिया करने में सक्षम है। 2 एक लक्ष्य अर्थात किसी क्रिया का प्रतिफल अर्थात परिणाम। प्रत्येक व्यक्तिगत कार्य का कुछ प्रयोजन अथवा लक्ष्य होना चाहिए। यह लक्ष्य क्रिया के रुझान, दिशा से जुड़ी भावी क्रिया है। 3 स्थिति पहलू है। 3 एक कर्ता किसी स्थिति विशेष में कार्य आरंभ करता है। स्थिति के 2 क्रियाओं की दशाएं जिन पर व्यक्तिगत कर्ता का बहुत ही कम अथवा कोई नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण के लिए पहले से ही सुनिश्चित प्राकृतिक परिवेश अथवा सामाजिक संरचना जिसमें क्रिया निष्पादित की जाती है, और
क्रिया के साधन जिन पर व्यक्ति का कुछ नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल की स्थिति में व्यक्तिगत कर्ता, कामगार बटा कर्मचारी का उद्यम की संरचना पर कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु कर्ता निश्चित रूप से किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों अथवा ग्राहकों, अधीन कर्मचारियों अथवा वरिष्ठ अधिकारियों आदि के संबंध में कुछ मात्रा में नियंत्रण कर सकता है। 4 नियामक उन्मुखीकरण, नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन। पार्सन्स के अनुसार साधनों का यादृच्छिक आधार पर चयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट कार्य के उन्मुखीकरण रुझान को मानकों अथवा मानदंडों द्वारा निर्धारित किया जाता है। कर्ता को हमेशा से सामाजिक संरचना में प्रचलित मूल्यों अथवा मानकों के ढांचे की पहले से ही कुछ समझ होती है। चूंकि समाज वास्तविक व्यवहार के लिए कर्ताओं को मानक नियम उपलब्ध कराता है, इसलिए सामाजिक क्रिया के प्रति नियामक उन्मुखीकरण हमेशा रहता है।